हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है राज एग्जाम अड्डा चैनल में। और आज की क्लास में हम पॉलिटी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट होने वाले हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? तो किस आर्टिकल के द्वारा किया गया है? तो आर्टिकल 17 के द्वारा, आर्टिकल 17 के द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 51। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? तो किस प्रकार से हटाया जा सकता है? महाभियोग से। ठीक है, महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से पूर्व पद से हटाया जा सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के अधिकार किसे प्राप्त हैं? तो किनको अधिकार दिए गए हैं? तो संसद को दिए गए हैं। संसद को ये अधिकार है, वो भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है? तो संसद के किसी भी सदन के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, या संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाया जा सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो कौन होता है भाई राज्यसभा का सभापति? तो उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है या देता है? तो किसको देता है भाई? तो उपराष्ट्रपति को देता है। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देगा? तो उपराष्ट्रपति को देगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है भाई? तो प्रधानमंत्री केंद्र सरकार का प्रमुख होता है। ठीक है, योजना आयोग का अध्यक्ष भी कौन होता है? तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये भी प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होना चाहिए? कितनी वर्ष होनी चाहिए भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए? तो 25 वर्ष। ठीक है, 25 वर्ष होनी चाहिए भारत के प्रधानमंत्री के पद पर खड़े होने के लिए, बनने के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है, किस आर्टिकल में किया गया है भाई? तो कौन से अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो आर्टिकल 352 के 3 में। ठीक है, 352 के 3 में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का महान्यायवादी। ठीक है, भारत का महान्यायवादी भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो धन विधेयक के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है? तो आर्टिकल 110 में। किसमें भाई? आर्टिकल 110 में धन विधेयक के बारे में बताया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, सदन की कार्रवाई का प्रथम घंटा क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है सदन की कार्रवाई का प्रथम घंटा? तो प्रश्न काल कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? प्रश्न काल। सदन का प्रथम घंटा क्या कहलाता है भाई कार्रवाई का? तो प्रश्न काल कहलाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ठीक है, तो किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो कौन थे भाई संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। अगले क्वेश्चन की चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो कुल कितने अधिवेशन हुए थे भाई? तो 12 अधिवेशन हुए थे। कितने? 12 अधिवेशन हुए थे संविधान सभा के। किसमें भाई? संविधान सभा के निर्माण में कुल अधिवेशन कितने हुए थे? तो 12 अधिवेशन हुए थे। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो कौन थे भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार? तो BN राव थे। कौन थे भाई? BN राव थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था? तो भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था भाई? तो 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान स्वीकार किया गया था। और संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को ही संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो कहाँ से लिया गया है भाई? तो रूस के संविधान से। रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? तो कहाँ से ली गई भाई? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? तो कहाँ से लिए हैं हमने इनको? तो जर्मनी से लिए हैं। ठीक है, आपातकालीन उपबंध कहाँ से लिए हैं भाई? तो जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो कहाँ से लिया गया मूल कर्तव्यों का? तो रूस के संविधान से लिया गया है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो संसदात्मक। कैसी व्यवस्था की गई है भाई? तो संसदात्मक व्यवस्था की गई है भारतीय संविधान के शासन प्रणाली की। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा था? तो किसके द्वारा कहा गया था भाई नीति निर्देशक तत्वों को और मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा? तो ग्रेनविल ऑस्टिन के द्वारा। किनके द्वारा कहा गया था? ग्रेनविल ऑस्टिन के द्वारा कहा गया था संविधान की आत्मा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत होगा। भारत क्या होगा भाई? राज्यों का संघ होगा। भारत राज्यों का संघ होगा। किस आर्टिकल में कहा गया था? तो आर्टिकल 1 में कहा गया था, अनुच्छेद 1 में कहा गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? तो किसका गठन किया गया था भाई? तो भाषा के आधार पर सबसे पहले तो आंध्र प्रदेश का। किसका भाई? आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत से बाहर लगातार कितने वर्षों तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी? तो कितने वर्ष भाई? 7 वर्ष। अगर 7 वर्ष से तुम भारत से बाहर रहोगे तो आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? ठीक है, तो कौन सा है? आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 में ये कहा गया है कि आप विधि के समान हो गए, यानी समता के अधिकार को आर्टिकल 14 में बताया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया है? तो आर्टिकल कौन सा है भाई? तो आर्टिकल 19 में। आर्टिकल 19 में वाक अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के मूल अधिकारों के प्रावधानों का वर्णन किया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होता है भाई? तो न्यायपालिका। ठीक है, न्यायपालिका मौलिक अधिकारों का संरक्षण करती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है? तो कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल 57। आर्टिकल 57 में पुनः निर्वाचन की व्यवस्था की गई है। किसके? राष्ट्रपति के। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन, लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा आहूत किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा आहूत किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति वित्त आयोग की नियुक्ति करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा के व्यक्ति को अध्यक्षता दी जाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है,
संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके अधीन होती है? तो किसके अधीन होती है भाई? तो प्रधानमंत्री के ही अधीन संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति अधीन होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? तो किसके द्वारा भारत सरकार को कानूनी विषय पर परामर्श दी जाती है? तो महान्यायवादी के द्वारा। किसके द्वारा भाई? महान्यायवादी के द्वारा, अटॉर्नी जनरल के द्वारा भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श दी जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को सौंपता है। किसको सौंपता है भाई? लोकसभा के उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष सौंपता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है? किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? तो संसद के द्वारा आपातकाल में किसी राज्य की विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, राज्य में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लगाया जाता है? ठीक है, तो राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लगाया जाता है भाई? राज्यपाल के सलाह पर। राज्य में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लागू किया जाता है? तो राज्यपाल के। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि तक लगाया जा सकता है? ठीक है, तो कितनी अवधि तक लगाया जा सकता है भाई? 3 वर्ष। ठीक है, अधिकतम कितने वर्ष भाई? कितने अवधि तक? 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है राष्ट्रपति शासन। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को संसद सदन के समक्ष कौन रखवाता है? तो किसके द्वारा रखवाया जाता है भाई? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा रखाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है भाई? तो कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का गठन किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है? तो भैया वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष, यानी 5 वर्ष का वित्त आयोग का कार्यकाल होता है। किस आर्टिकल में है? तो 280 आर्टिकल में वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को कौन विनियमित करता है? तो किसके द्वारा किया जाता है भाई? तो वित्त आयोग के द्वारा। ठीक है, वित्त आयोग के द्वारा ही भारत की संचित निधि में राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान दिया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं भाई? तो प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग को कब बनाया गया था? 2015 में। ठीक है, नीति आयोग को बनाया गया था। तो इन्हीं के अध्यक्ष कौन है भाई? तो प्रधानमंत्री इनके अध्यक्ष होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो किनके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 368। किसमें? अनुच्छेद 368 में किया गया है। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने कहाँ से ली है भाई? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है। कहाँ भाई? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है। आर्टिकल किस में है भाई? 368 में संविधान संशोधन की बात कही गई है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? तो किसको कहा गया भाई? तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो 42वें संविधान संशोधन को कहा गया है। किसे कहा गया भाई? 42 संविधान संशोधन। इसको क्या कहा गया भाई? तो इसको लघु संविधान कहा गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किस संविधान संशोधन द्वारा बना? तो किसके द्वारा बनाया गया दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र? तो किस संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया? तो 69 संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? तो 9वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया? तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान में राज्य नीति के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया है भाई? तो कहाँ से लिया गया है भाई? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है नीति निर्देशक तत्व। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो संवैधानिक संशोधन कहाँ से लिए गए हैं? तो दक्षिण अफ्रीका से लिए गए हैं। और किस आर्टिकल में बताया गया है? तो आर्टिकल 368 में। ठीक है, 368 में संविधान संशोधन की बात कही गई है। कहाँ से लिया गया भाई? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो किस देश से संविधान से प्रेरित है भाई? तो कनाडा के संविधान से। कहाँ से संघात्मक व्यवस्था लिया हमने? तो कनाडा के संविधान से लिया है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? तो कहाँ से हमने समवर्ती सूची ली है? तो ये हमने ली है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कहाँ से भाई? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने ग्रहण की है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? ठीक है, नए राज्यों का गठन करना या उनके बारे में बताना किस अनुसूची में है? तो पहली अनुसूची में, प्रथम अनुसूची में बताया गया है। ठीक है, भारतीय संघ में नए राज्यों का गठन किस अनुसूची में किया गया है? तो प्रथम अनुसूची में किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया जाता है? तो किन किन नामों से पुकारा जाता है? इंडिया दैट इज भारत और भारत अर्थात इंडिया, इन नामों से संविधान में हमारे राष्ट्र को उल्लेखित किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो कब प्रस्तुत किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान के अंदर प्रस्तुत किया गया था। कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, समाजवादी, अखंडता तथा पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा सम्मिलित किए गए थे? तो किस संशोधन द्वारा सम्मिलित किए गए थे? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा सम्मिलित किए गए थे। कब किए गए थे? तो 1976 में सम्मिलित किए गए थे। ठीक है, सामाजिक अखंडता तथा पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा सम्मिलित किए गए थे? तो 42। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो किसको प्राप्त है भाई? संसद को। संसद को यह अधिकार दिया गया है कि भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करना है या नहीं करना है। तो इसकी पावर किसको दी गई है? तो संसद को दी गई है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, नए राज्य के गठन की शक्ति किससे प्राप्त है? तो किसको दी है भाई नए राज्यों का गठन करने की शक्ति? तो संसद को दी गई है। संसद ही नए राज्यों का गठन करती है। ठीक है, इस और संसद को ये पावर दी गई है कि नए राज्यों का गठन करना है या नहीं करना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, लक्ष्मीमल सिंधवी समिति किससे संबंधित है? तो लक्ष्मीमल सिंधवी समिति किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है भाई? तो पंचायती राज से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो कौन सा भाग है? तो भाग 3 है। ठीक है, भाग 3 में और 12 से लेकर 35 तक नागरिकों के मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, अनुच्छेद 18 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 18 का संबंध उपाधियों के अंत से है। किससे है भाई? उपाधियों के अंत से है। अनुच्छेद 18 का संबंध उपाधियों के अंत से है। अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, परंतु यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित की गई है? तो किस अनुच्छेद में की गई है भाई? तो अनुच्छेद 19 के ए में भैया प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। किसमें बताया गया है? आर्टिकल 19 ए में। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो किसके अंतर्गत की गई है भाई? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत। किसके अंतर्गत भाई? राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत भारतीय संविधान में पंचायत राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है,
किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? तो कहाँ से हमने भैया मूल कर्तव्यों को लिया है? तो ये हमने जो लिया है सोवियत संघ से लिया है। कहाँ से लिया भाई? सोवियत संघ से लिया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, संघ की कार्यपालिकीय शक्तियां किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित होती हैं? तो कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल 53 में। आर्टिकल 53 में भैया संघ की कार्यपालिक शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को कब भंग किया जा सकता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। किसके भैया? केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो, तब कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा? तब उस समय कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होंगे? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे। कौन होंगे भाई? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे। अगर राष्ट्रपति नहीं होंगे तो उपराष्ट्रपति होंगे, और दोनों ही नहीं होंगे तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद को संभालेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह किसी प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो किस प्रक्रिया के बाद भी अधिनियम बनता है? तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद। किसके भाई? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वो एक अधिनियम के रूप में बन जाता है। ठीक है, किसके हस्ताक्षर के बाद? तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन सम्मिलित हैं? ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? तो इसमें जो होते हैं संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य, और कौन होते हैं भाई? संसद के दोनों सदनों के सभी मनोनीत सदस्य। ठीक है, निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य, यानी ए और बी दोनों हो जाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई व्यक्ति अधिकतम कितने माह तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है? तो कितने माह तक रह सकता है भाई? 6 मंथ तक। 6 मंथ तक वो भैया संसद का सदस्य नहीं होने पर भी क्या रह सकता है भाई? केंद्रीय मंत्रिमंडल में रह सकता है। ये केंद्रीय मंत्री रह सकता है। ठीक है, कितने माह तक? 6 माह तक। ठीक है, अगले क्वेश्चन की देखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो किसके प्रति उत्तरदायी होती है भाई? लोकसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम महान्यायवादी कौन था? तो भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे भाई? तो MC सीतलवाड़। कौन थे भाई? MC सीतलवाड़ भारत के प्रथम महान्यायवादी थे। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत का महान्यायवादी किसका विधि सलाहकार होता है? तो किसका होता है भाई? तो भारत सरकार का सलाहकार होता है। कौन होता है? भारत का महान्यायवादी। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, आर्टिकल 76(4) के अनुसार महान्यायवादी किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा? तो किसके? तो राष्ट्रपति के। ठीक है, किसके भाई? राष्ट्रपति के। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के नियंत्रक महालेखक परीक्षक CAG के पद का सृजन किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? संविधान के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है भाई? तो संविधान के द्वारा किया जाता है। तो आशा करूंगा आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।